गुड आईएमसी दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आईएमसी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग करो या मरो जीवन में रंग भरो पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4, जिसका नाम है अमीर बनने का दूसरा नियम, लक्ष्य की प्राप्ति। तो चलिए इसे पूरी गहराई से समझते हैं और आप कॉपी कलम लेकर बैठें और हो सके तो एयरफोन का यूज़ करें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होने वाली है। क्योंकि हमारी पूरी ज़िंदगी इसी के ऊपर डिपेंड रहती है, टारगेट के ऊपर, से हम लक्ष्य कहते हैं। पूरे 12 बजे सभी कक्षा में पहुंच गए थे। यह देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। मुझे प्रमाण मिल चुका था कि सभी को मेरी समझाई बातें पसंद आ रही है। सबके प्रवेश करते ही मैंने सफलता की प्राप्ति के नए नियम के विषय में समझना प्रारंभ किया। दोस्तों, एक बार एक लड़की साइकिल पर जा रही थी। रास्ते में एक बुजुर्ग ने उनकी राह रोककर पूछा, बेटी कहाँ जा रही हो? बाबा, कॉलेज जा रही हूँ, उसने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। जिंदगी का क्या लक्ष्य है? बाबा ने फिर प्रश्न किया। लड़की निरुत्तर सी होकर कहने लगी, बाबा, इसके बारे में अभी मैंने सोचा ही नहीं। वह लड़की अकेली नहीं, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो जीवन में निरंतर दिशाहीन चलते रहते हैं, लेकिन वो अपने ध्येय से अनभिज्ञ भी होते हैं। क्या लक्ष्य विहीन चलते जाना ही जीवन है? कभी सोचा है कि हम अपनी मंजिल से कितनी दूर हैं? कब मंजिल तक पहुंचेंगे, या हम कहीं पहुंचना ही नहीं चाहते? मंजिल की चाह मन में उपजे तो मंजिल मिलती है। कामयाबी की कली जीवन में जो चाहे तभी खिलती है। आज सफलता का नियम जो आपको समझाने लगा हूं वो है लक्ष्य की प्राप्ति। बिना लक्ष्य आपकी कामयाबी अधूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति का आधार मजबूत इरादे तथा कड़ी मेहनत पर निर्भर होता है। इसके अभाव में सफलता की इमारतें कमजोर तथा शिथिल पड़ जाती है। दोस्तों, पानी यदि विभिन्न दिशाओं में बहता रहे वो नदी नहीं बन सकता। नदी बनने के लिए एक नियत दिशा में पानी का बहना जरूरी है। दिशा का अर्थ लक्ष्य की प्राप्ति, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति का ध्येय अत्यावश्यक है। जो करना है वो मन में धारो, मन करो, अंतर्मन में विचारो। मंजिल पाने के भाव जगाओ, फिर पथ पर आगे बढ़ते जाओ। चलते चलो, फिर मंजिल पाओगे। जीतोगे तभी तो तुम मुस्कुराओगे। अधिकतर लोग लक्ष्य विहीन, दिशाहीन तथा तीव्र इच्छा शक्ति रहित जीवन जीते रहते हैं। दोस्तों, एकाग्र मन से लक्ष्य के स्वप्न को साकार करें। सफलता अवश्य भावी आपके कदम चूमेंगी। विश्वास लग्न हो दिल में तो फिर सबके कदम चूमेंगी मंजिल। जोश भरे फिर उत्साह जागेगा। मन की ताकत से हटे मुश्किल। लक्ष्य को ठानो, सोच में भर लो, मुमकिन है ये दुनिया यूं जाए हिल। सबके तालियां बजाकर सराहना की, सबके दिलों में जोश सा भर गया। मुझे बेहद प्रसन्नता हुई जब सब में उत्साह तथा जिज्ञासा का आभास मुझे महसूस हुआ। सबको समझने में मुझे सुकून तथा शांति मिली। दोस्तों, गरीब आदमी इसलिए गरीब बना रहता है, वो सपनों से विमुख होकर धैर्य रहित जीवन जीता है। हमारा मस्तिष्क विचार करता है, हमारी कार्य क्षमता, लग्न और कड़ी मेहनत उन्हें सच करने की राह दिखाती है। क्योंकि कहते हैं कि सही दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाएं। ये मायने नहीं रखता कि आपके कदम कितने छोटे हैं, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। तभी किसी ने उठकर पूछा, अशोक जी, क्या लक्ष्य बना लेने भर से सब सपने साकार हो जाते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक बात मन में ठाने, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास से संघर्ष करना पड़ेगा। लक्ष्य से कभी दृष्टि ना हटाएं, उसे निरंतर निहारें। जब हमारे मन में लक्ष्य प्राप्ति का विचार तीव्र से पनपता है, तभी हमें सफलता मिलती है। आचार्य द्रोणा जब अपने शिष्यों को तीरंदाजी का अभ्यास करा रहे थे तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को चिड़िया की आंख पर निशाना साधने को कहा। पहला शिष्य आया तो गुरु द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, वत्स, तुम क्या देख रहे हो?
शिष्य बोला, पेड़, टहनियाँ, पत्ते, आकाश, चिड़ियाँ और आँखें, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने उसे रोक दिया। अर्जुन उस स्थल का निरीक्षण अभी कर ही रहा था कि गुरुजी ने उससे पहले शिष्य वाला प्रश्न उससे भी पुनः पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। वत्स, अब चलाओ तीर। और तब तीर सीधा चिड़िया की आंख में लगा। इसे कहते हैं लक्ष्य की प्राप्ति। सदैव स्मरण रहे, यदि लक्ष्य प्राप्ति का विचार मन में उत्पन्न हो तो उस विचार को मन से कभी निकलने ना दे। मन को उस पर स्थिर एवं निर्धारित रखें। इसलिए हमेशा याद रखो, लक्ष्य से कभी भी नजर नहीं हटनी चाहिए। आसमां छूने की कोशिश जो तमाम करते हैं, चांद तारे फिर उन्हें झुककर सलाम करते हैं। कक्षा में तालियों की थपथपाहट गूंजने लगी। एक महानुभाव ताली बजाते हुए उठे और बोले, अशोक जी, हम सबका सलाम कबूल फरमाएं। बहुत अच्छा शायर पढ़ा आपने। फिर उसके शांत होने पर मैंने पुनः बोलना आरंभ किया। कभी चींटी को गौर से देखा है? चींटी ना कभी थकती है और ना कभी हार मानती है। अपने रास्ते के हर व्यवधान को वो बड़ी सुगमता से पार कर जाती है। बाएं दाएं ऊपर नीचे सब ओर से पथ को पार कर लेती है। हार मानने से ही हार होती है। यदि हार नहीं मानेंगे तो क्यों हारेंगे? कहा गया है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। चींटी सदा अपने लक्ष्य को पाने में तत्पर रहती है। उसे थकने हारने से कोई मतलब नहीं। वह सदा प्रयासरत रहती है, आगे बढ़ने में सक्षम तथा लक्ष्य पाने में सर्वदा सफल रहती है। हम चींटी से सदा ऐसी ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तभी हम परिश्रम करके सफलता की और बढ़ सकेंगे तथा लक्ष्य की प्राप्ति समर्पित होकर ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सकेंगे। हमें मन में यही संकल्प करना होगा कि विषम परिस्थितियों में भी हम कभी हारेंगे नहीं। एक बार का प्रयास सफलता का मापदंड नहीं होता, अपितु निरंतर प्रयत्न करना ही अत्यावश्यक एवं अपेक्षित भी है। यदि हम सच्ची लगन से प्रयास करेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य मिलेगी। निरंतर बहती नदी तथा स्थिर चट्टान दोनों के परस्पर संघर्ष की अवस्था में नदी की धारा ही विजय रहती है, क्योंकि वह निरंतर धैर्य एवं लगन के साथ प्रवाहित रहती है, अंततः कामयाब होती है। थॉमस एडिसन का नाम किसे ज्ञात नहीं है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, जिसका विद्युत से संबंध है। जब एडिसन इसके अनुसंधान में संलग्न थे तो वो 10,000 बार से भी अधिक बार असफल हुए थे, लेकिन उन्होंने परिश्रम का परित्याग नहीं किया, अपितु निरंतर प्रयासरत रहे। जब उनसे उनकी असफलताओं के विषय में प्रश्न किया गया, उनका उत्तर था, मैं किसी पराजय से बोझिल नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी असफलता का एहसास भी है। असफलता तो तब है जब मैं उसे हृदय से स्वीकार करूँगा। ये सब तो मेरे अनुसंधान का हिस्सा मात्र है। मैं देख रहा था कि बल्ब के आविष्कार में किस प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होते हैं तथा उसका क्या समाधान है। मेरी तो केवल यही मनोवृत्ति मात्र थी। केवल इसी सकारात्मक सोच में उनकी सफलता निहित थी। कभी नकारात्मक सोच को स्वयं पर प्रभावी ना होने दें। सच पूछे तो ऐसी सोच जीवन में कभी सफल नहीं होने देंगी। वो आपका मनोबल कम करके लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं, अपितु आपको धैर्य से भटका देंगी। स्मरण रहे, पुरुषार्थ के साथ किया कर्म ही मंजिल तक पहुंचने में सहायक होता है। मैंने सभी को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरी इस घोषणा में एक कामना है कि आप सभी पूर्ण रूपेण शारीरिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ हों और सदा रहोगे भी। क्या आपने जॉन्स फेलिसियानो के बारे में कुछ सुना है,
यदि नहीं तो सुने। वो जन्मजात दृष्टिहीन थे। ना देख सकने के कारण लाचार तो वे थे ही, अपितु सब उनकी हंसी उड़ाते, अट्टहास करते। सच कहूँ तो वो सबके मजाक के पात्र बने हुए थे। सब लोग उन्हें भीख मांगने का सलाह मशविरा दिया डालते, क्योंकि सबको लगता था कि जीवन उनके लिए अब कठिन ही नहीं, कांटों भरा ताज बनकर रह जाएगा। लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देते, परवाह न करते, न उत्तर देते। मगर उनके पास तो एक सर्वोच्च सपना था, जो शायद किसी चांद को छूने का सपना, नभ के सितारे तोड़ लाने का सपना। एक दिन जॉन्स ने गिटार खरीदा और सीखना प्रारंभ कर दिया और दृढ़ निश्चय के साथ दिन भर अभ्यास करते रहे। एक दिन गिटार बजाते बजाते उनकी अंगुलियां रक्त रंजित सी हो गई, मगर फिर भी वो गिटार बजाना बंद ना करते, निरंतर बजाते ही रहे, जब तक कि उनका अभ्यास संपूर्ण नहीं हो गया। जानते हैं आप, आगे चलकर वही संसार का महानतम संगीतकार चयनित हुआ। मेरी इस बात ने सबको इतना उत्साहित किया कि तालियों की असीम गूंज से पूरा हॉल गुंजित हो उठा। मेरे अंतर्मन में भी जोश सा भर गया तथा सबको आगे बताया कि देश के महान तथा नामचीन संगीतकार श्री रविंद्र जैन जी की चर्चा भी इस संदर्भ में अति अनिवार्य है। वो भी दृष्टिहीन थे। यदि ऐसे लोग संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय मील के पत्थर बन सकते हैं तो फिर आप सब क्यों नहीं। काम कोई मुश्किल नहीं है, लक्ष्य को गर पहचान ले, राही मंजिल को सदा छूने की दिल में ठान ले। इस शायरी पर सबने खूब तालियां पीटी। तालियों का शोर अभी भी थमा नहीं था कि मैंने एक और शायर सुना दिया। बुलंद सोचों के संग जो जिएंगे, कदम उनके कहाँ फिर रुकेंगे। जमी पर हौसलों की राह जो चलेंगे, वही आसमां छूने की जिद अपनाएंगे। दोस्तों, अनेकों लोगों ने विशाल स्वप्न देखे तथा लक्ष्य भी प्राप्त किया, धरती से आकाश तक का सफर भी तय किया। यदि हम ऐसी महान शख्सियतों की सफलताओं की बात करें तो आदरणीय अब्दुल कलाम जी का नाम अनूठा एवं अग्रणीय है। उन्होंने रामेश्वरम के छोटे से गांव की झोपड़पट्टी से राष्ट्रपति भवन तक की अविस्मरणीय यात्रा की। सर्वप्रथम मिसाइल मैन के नाम से विख्यात होकर विज्ञान के क्षेत्र में सफलता के शिखर तक पहुंचे तथा लोकतांत्रिक विशाल भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए। इससे सर्वोच्च पद और सफलता और क्या हो सकती है। श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी निर्धन परिवार से संबंधित रखते थे। शिखरता पर पहुंचकर भी अपने सादगी भरे जीवन का कभी साथ नहीं छोड़ा, सदैव स्मरण रखा। यही बात उन्हें उच्चता प्रदान करती है। अजीम प्रेम जी से तो आप परिचित ही होंगे। भारतीय कंप्यूटर उद्योग का एक अग्रणी समुदाय विप्रो, जिसके वह चेयरमैन हैं तथा देश के प्रतिष्ठित एवं समृद्ध व्यक्ति हैं। उनकी संपत्ति लगभग 10 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। उनके पास शिक्षा की अतिरिक्त एवं अधिक डिग्रियां नहीं हैं। जब इनकी 21 वर्ष की आयु थी तो इनके पिताजी का अकस्मात देहांत हो गया था। उसके बाद तो इनका जीवन ही बदल गया। विद्यालय की शिक्षा अधूरी रही। शिक्षा छूटने के पश्चात इन्हें विवश होकर पैतृक व्यवसाय संभालना पड़ा, मतलब पिताजी का व्यवसाय संभालना पड़ा, जिसे उन्होंने मन से कभी ना तो स्वीकारा और ना ही संतुष्ट हुए। इन्होंने मन में एक अनमोल सपना संजोया था, एक ऐसा वृहद समुदाय की स्थापना जिसकी संसार में एक भिन्न पहचान ही नहीं, स्थान भी हो। अधिक शिक्षा ना होते हुए भी 1 वर्ष के भीतर इनकी विप्रो कंपनी भारत की प्रथम 10 शीर्षस्थ कंपनियों की श्रेणी में शुमार थी।
शुमार हुई। दोस्तों, यदि मनुष्य के पास परिश्रम करने की इच्छा शक्ति तथा सीखने की योग्यता है तो वह स्वयं धन व समृद्धि अर्जित कर सकता है तथा उसके संजोए सपनों को साकारता एवं सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए सदा स्मरण रहे, यदि आप मन में लक्ष्य प्राप्ति की प्रबल इच्छा धारण कर ले तो आपकी सकल मनोरथ अवश्य परिपूर्ण होंगे। यदि आपका मनोबल भी ऊंचा है तो आप हर विपत्ति को घुटने टेकने पर विवश कर सकते हैं। मुश्किलों से भला कब ये डरता है दिल, धून का पक्का है जो ठाने करता है दिल। इसके बाद सभी को एक और वृतांत सुनाया। जब नेपोलियन की सेना ने सभी अंग्रेजी जहाज़ों को अपने अधीन कर लिया था, उन अधीनस्थ जहाज़ों में लेनार्ड नामक एक नाविक भी था। उन सबको बंदी गृह में डाल दिया। दूसरे दिन लेनार्ड का एक और साथी जो इंग्लैंड से आया था उसे भी बंदी गृह में डाल दिया गया। जैसे ही दोनों की परस्पर भेंट हुई, उस साथी ने लेनार्ड को एक पत्र सौंपा, जिसे पढ़ते ही लेनार्ड कुछ विचलित सा हो गया। उस पत्र में उसकी बूढ़ी माँ की बीमारी होने की सूचना थी कि वो अति गंभीर ही नहीं अपितु मरण तुल्य भी थी, और उसकी अंतिम इच्छा थी कि लेनार्ड मृत्यु से पूर्व उसके दर्शन अवश्य कर ले। यह पढ़कर लेनार्ड बंदीगृह से भागने को तत्पर हो गया। फिर उसी रात वो जेल की सींचे काटकर भाग तो निकला, मगर उद्देश्य में असफल रहा। सैनिकों ने उसे धर दबोचा और फिर कारावास में डाल दिया। लेनार्ड के पांव में बेड़ियां पहना दी गई कि वो पुनः भागने का प्रयास ना कर सके। मुश्किलें बहुत तो बढ़ गई, लेकिन उसका हौसला पस्त नहीं हुआ और ना ही इच्छा शक्ति में कमी आई। कुछ दिनों के अंतराल के बाद लेनार्ड पांव की बेड़ियां काट फिर भाग निकला, मगर दूसरी बार भी नसीब ने उसका साथ नहीं दिया। उसे फिर सैनिकों ने पकड़ लिया। उसकी वही मंजिल, उसी कैदखाने में उसे फिर डाल दिया गया। माँ की बूढ़ी आंखें में पुत्र मिलन की निराशा भरी चाहत उसकी सोच में बार बार मुखर हो रही थी। उसका प्रत्येक प्रयास विफल हो रहा था। उसे बंदी गृह की दीवारों में माँ के हृदय की पुकारती चीखें सुनाई दे रही थी। वह असमर्थ था। फिर तीसरी बार भी उसके भागने का प्रयास विफल कर दिया। सैनिकों ने उसकी शिकायत नेपोलियन से कर दी। अधिकारियों ने लेनार्ड के लिए केवल फांसी की आज्ञा मांगी, मगर नेपोलियन ने उस वीर तथा जाबाज नाविक से भेंट करने का मन बना लिया तथा हुक्म दिया कि उस नाविक को उसके सम्मुख पेश करो। भेंट के बाद उससे उत्तर जानने को अति आतुर नेपोलियन ने नाविक से प्रश्न किया कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा साहस है जो तुम्हें भगोड़ा बनने के लिए विवश कर रहा है तथा तुम्हारा मनोबल बढ़ाता है। लेनार्ड ने अपनी सारी व्यथा नेपोलियन को सुना दी। व्यथा सुनते ही नेपोलियन ने नाविक को सोने का सिक्का भेंट किया तथा सैनिकों को आदेश दिया, इसको तुरंत मुक्त कर दो। इसके साहस और मनोबल ने मुझे झुकने को विवश कर दिया है। इतना वृत्तांत सुनते ही सभी प्रभावित प्रतीत हो रहे थे, मगर किससे? लेनार्ड से, नेपोलियन से, अथवा लेनार्ड के मनोबल से? अवश्यम भावी उसके मनोबल से। सबके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि यदि कामयाबी पानी है तो लक्ष्य प्राप्ति का मनोरथ अत्यावश्यक है। यदि हम नदी की धारा बनकर जिएंगे तो सही दिशा में सतत बहने में प्रयत्नरत रहना होगा, ना कि रुका हुआ पानी बनकर। सजीवता एवं सहनशीलता निरंतर बहते हुए पानी में ही स्थिर है, उसी में सफलता भी है। मैंने कहा यह कुछ बातें जीवन में सदैव स्मरण रहे, यह गुणकारी भी है और अनुभव से प्रेरित भी। जुगनू की चमक उसके उड़ते रहने तक फीकी नहीं पड़ती तथा वह सदा अंधेरे को चीरता प्रतीत होती रहती है। ठीक उसी तरह
जब हम अपने गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं तो कभी थकते नहीं और ना ही पराजय का आभास होता है। रुकावटें तथा बाधाएं हर राह में आती है, मगर डरना कैसा, आगे बढ़ने में ही शान है। रुकना मृत्यु तुल्य तथा सदा चलते रहना ही जीवन है। धैर्य और आत्मविश्वास जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं, इनमें संतुलन का अभाव ही पराजय है। जीवन में दोनों का समान होना अति अनिवार्य है। वास्तव में यही दोनों उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। धनवान बनने के सपने अवश्य देखो, मगर उन्हें साकार करने के लिए दृढ़ परिश्रम के साथ प्रयासरत रहना अत्यावश्यक है। राह की प्रत्येक बाधा प्रेरणा स्रोत होती है, जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने में सहायक है। स्वयं पर विश्वास की सर्वोपरि है, स्वयं पर विश्वास ही सर्वोपरि है। केवल भाग्य के सहारे कभी सपने साकार नहीं होते। आपकी संकल्प शक्ति ही आंधी तूफानों का रुख मोड़ने में सक्षम है। उसे सजीव रखें। यदि आप इन बातों को मन और मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो विश्वास माने कि एक दिन आप सफलता का मुख चूम लेंगे तथा अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। लेकिन सर, क्या लक्ष्य की प्राप्ति इतनी ही सरल होती है? मिस कामिनी ने प्रश्न किया। मैंने उत्तर दिया, हाँ, आसान, सरल तथा संभव भी है, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि आपके मन में लगातार एवं स्थिर प्रयास करने का जज्बा अवश्य होना चाहिए। कामिनी ने फिर झिझकते हुए प्रश्न किया, सर, प्रयास से अभिप्राय क्या है? उसके उत्तर में मैंने एक और रोचक वृत्तांत सुनाया। उन दिनों शिवाजी मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध लड़ रहे थे। एक रात वो किसी जंगल से भूख से अति व्याकुल होकर गुजर रहे थे। उनकी दृष्टि दूर जंगल में एक झोपड़ी पर पड़ी, जहां मध्यम लौ में एक दीपक टिमटिमा रहा था। शिवाजी भेष बदलकर वहां पहुंच गए। देखा उस झोपड़ी में एक बुढ़िया ही थी। शिवाजी ने उससे खाना खिलाने का आग्रह किया। उस बुढ़िया ने अतिथि समझकर झट से गर्मा गर्म भात तैयार की और परोस दी। भूख की व्याकुलता ने उनमें आतुरता का भाव जगा दिया। जैसे ही गर्मा गर्म भात उसके सम्मुख परोसी गई, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने अपनी अंगुलियां बीच में डालकर जैसे ही भात खाना चाहा, उन्हें वहां सेंक लग गया। बुढ़िया ने भाप कर कहा, ए सिपाही, तेरे और शिवाजी के पागलपन में कोई अंतर नहीं। भौचक्के से शिवाजी ने एक अचंभे के साथ उस बुढ़िया से अपनी मनसा को स्पष्टता से समझाने का आग्रह किया। फिर बुढ़िया के उत्तर से शिवाजी निरुत्तर होकर उसे ताकने लगे। उसने कहा, तुझे भात ढंग के साथ खाना चाहिए। पहले महसूस कर, फिर किनारों से थोड़ी थोड़ी भात लेकर खा। सीधा उंगलियां को भात में मत डाल। यदि डालोगे तो सेक लगेगा ही, अंगुलियां जलेंगी ही। आपके सिवा भी तो यही मूर्खता कर रहे हैं। वो तत्वों पर बसे छोटे छोटे किलो को जीतने की चाह क्यों नहीं रखते? वो केंद्र में स्थिर किलो को जीतने की सोच रखते हैं, तभी परास्त हो जाते हैं। शिवाजी को आत्मगालिन के साथ अपनी अनजाने में हो रही भूल का एहसास उसी क्षण हो गया। मगर उस बुढ़िया यानी अपनी शिक्षक को हैरत अंगेज नजरों से देखा तथा उसकी बात को दृढ़ संकल्प के साथ मन में धारण कर वैसा ही किया तथा अंत में विजयी हुआ। इसी भांति यदि हम भी छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं तथा मन में दृढ़ निश्चय धारण कर कर्म करें तो अवश्य ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तभी हमारी शक्ति में भी असीमित वृद्धि होगी तथा यदि हमारा आत्मबल
तथा आत्मविश्वास प्रबल होगा तो निश्चित तौर पर हम भी अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लेंगे। इसका अर्थ सभी छोटे छोटे लक्ष्यों का पथ बड़े बड़े लक्ष्यों की ओर जाता है। एक स्वर में अनेक स्वरों ने प्रश्न पूछा। मेरा उनसे अनुरोधात्मक उत्तर था, जी हाँ, केवल लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और वह भी सुनिश्चित तथा सुनियोजित ढंग से ही। पहले सोचें आपका लक्ष्य क्या है तथा स्वप्न कौन कौन से हैं जिन्हें आप शीघ्रता से साकार करना चाहते हैं। यदि आप सूची बना लेंगे तभी वह लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होगी। यदि लक्ष्यों को लिखित रूप में सुरक्षित रखेंगे, नित्य उन्हें पढ़ते रहने का मन बनाएंगे, तभी उस पर अमल कर पाएंगे। मैंने सबको कहा, कृपया आप सभी 4 पृष्ठ अपने पास रखें। 4 पृष्ठ मतलब 4 पेज। पहले पृष्ठ पर लिखें, मेरे जीवन के सपने और लक्ष्य। दूसरे पृष्ठ पर लिखें, मेरी 1 वर्ष की उपलब्धियां, सपने और लक्ष्य। तीसरे पृष्ठ पर लिखें, 1 माह के सपने तथा लक्ष्य। और चौथे पृष्ठ पर लिखें, 1 दिन के कार्यक्रम तथा लक्ष्य। इसके पश्चात अपनी व्यस्त दिनचर्या की सूची को 7 बार अवश्य पढ़ें तथा अपने हर कार्य को इस तरह विकसित करें जैसे सप्ताह के 7 दिन, तथा फिर अथक प्रयास के साथ एक एक दिन करके कार्य करते रहें। फिर माह के 30 दिन निरंतर परिश्रम के साथ 1 वर्ष तक अटूट प्रयास के साथ काम करें और सफलता आपके समीप आती जाएगी तथा आप उसके शिखर को छूने में अवश्य सफल होंगे। आपके सपने, आपके लक्ष्य पूर्ण होते जाएंगे। फिर आपका विश्वास ही मंजिल तक पहुंचने में आपका सहायक होगा तथा असफलता कभी आपकी राह की ओर मुख नहीं कर पाएगी। सपनों को साकार करने के नियम आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, जिन्हें आप मन के पृष्ठ पर अवश्य लिखें तथा जीवन में स्मरण रखें। पहला, जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है, समीक्षा करें। दूसरा, जो प्राप्त करना है उसकी सूची अवश्य बनाएं। तीसरा, हर कार्य की समय सीमा सोच समझकर निर्धारित करें। चौथा, सपनों को साकार कैसे करना है उसकी विधि तथा ढंग के विषय में जानें। पांचवा, कार्य करने की योजना की सूची बनाएं। छठा, सदैव सकारात्मकता को जीवन में अपनाएं तथा पालन करें। सातवां, दोस्तों, यदि आपने अपने लक्ष्य को हासिल करने का दृढ़ निश्चय मन में ठान लिया है तो दृढ़ विश्वास भी विकसित करें। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे प्राप्त करके ही दम लेंगे, परास्त नहीं होंगे, सदा विजयी बनेंगे। यदि मन में धारण कर ले कि हर कार्य लग्न और निष्ठा से करेंगे, तभी सफलता हमारे पथ में फूलों की वर्षा कर पाएगी तथा हमारी जीत को भी सुनिश्चित बनाएगी। संपूर्ण रुकावटें मार्ग से हट जाएंगी। आपकी कर्मठता की शक्ति से आपका नसीब चमक उठेगा। आपके अनमने मन से किया कार्य विजय के प्रति मन में संदेह उत्पन्न तो करता है, अपितु पराजय देने से भी नहीं चूकता। दृढ़ विश्वास ही विजय दिलाता है, कठिनाइयों बाधाओं से मुक्त दिलाकर सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। यदि आप सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मविश्वास की ज्योति को मन में निरंतर प्रज्वलित रखें, तभी आप सफलता के शिखर पर विजय का तिरंगा फहरा पाएंगे। समय की सुई कहाँ ठहरती है दोस्तों, दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है और उसके बाद हम सभी पुनः मिलेंगे तीसरे नियम को समझाने के लिए, लेकिन वो नियम सत्यन जी आपको समझाएंगे। इतना कहते ही जब मैंने प्रस्थान किया, तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। समय चलता रहा
जीवन की घड़ियां कभी रुकती नहीं, केवल यादों में बस जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये अध्याय बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो कुछ भी सीखा है तो एक दो लाइन कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड टाइम से दोस्तों।